हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम देखते हैं आपके क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है आंसर इन ब्रीफ में है क्वेश्चन नंबर 2 का 3 से। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, आपकी स्क्रीन पे है। डाइपोल विथ इट्स चार्जेस -q एंड +q are located at points 0, -b 0 और 0 + b 0। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 3 में कर रहा हूँ। ठीक है, और डाइपोल विथ इट्स चार्जेस -q एंड +q। ठीक, तो देखो 3 है, मतलब 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। पहला पॉइंट है 0, -b 0, यहाँ पे -q चार्ज लोकेटेड है, और 0 + b 0 पे +q चार्ज लोकेटेड है। ओके, इज प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार में प्रेजेंट है वो। द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ दिस फील्ड आर प्लेन्स पैरेलल टू वाई जेड प्लेन्स। व्हाट इज, ए क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, हाउ मच टॉर्क वुड बी डाइपोल इज। ओके, ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं ना, इसका डायग्राम निकाल लेते हैं इस डाइपोल का। 3 कोऑर्डिनेट है, मतलब 3 एक्सिस इन्वॉल्व है। ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और एक है जेड एक्सिस। ये निगेटिव जेड एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस। एक्स प्लस, एक्स माइनस, वाई प्लस, वाई माइनस, जेड प्लस, जेड माइनस। 3 एक्सिस क्यों निकाले? क्योंकि 3 पॉइंट मतलब 3 कोऑर्डिनेट में दिए है ना इधर, एक्स वाई और जेड में। माइनस क्यों? ये है -b, ये है +b। देखो बाकी दोनों 0 है, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0 है, तो डाइपोल हमारा पूरा का पूरा किस पे है? पूरा का पूरा डाइपोल हमारा वाई एक्सिस पे है। तो ये है हमारा डाइपोल, ये हमारा डाइपोल। ठीक है, एक साइड पे जो अगर चार्ज -q, यहाँ पे चार्ज कौन सा है? -q, यहाँ पे चार्ज है +q, ये पॉइंट है b, ये है -b। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है हमारा। कितना हो जाएगा दोनों के बीच में डिस्टेंस? ये दोनों डिस्टेंस सेम है। ठीक है, दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से इतना b है और यहाँ से इतना नीचे ही आएंगे, -b उतना ही होगा। ठीक है, तो जो 12 है, डाइपोल लेंथ डिनोट करते हैं 12 से, तो 12 है हमारा 2b। ठीक है, उसके बाद में डाइपोल बन गया अपना। अभी पहला क्वेश्चन आगे बोल के रखा है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो सरफेसेस कैसे है? पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। अभी वाई जेड मतलब ये वाई है और ये जेड है, तो ये वाई जेड प्लेन्स हमको निकालते आने चाहिए। ठीक है, तो वाई जेड प्लेन कैसे निकालेगा? ये ऐसा आएगा। ठीक है, ये ऐसा थोड़ा दूर दूर से निकालता हूँ, तो एक 3D ड्राइंग निकालनी पड़ेगी। ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस को पैरेलल, बाद में वापस ये वाई एक्सिस को पैरेलल, ये जेड एक्सिस को पैरेलल। ये एक प्लेन हो गया हमारा। ठीक है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैसा ही दूसरा भी इधर होगा, ये जेड को पैरेलल, ये वाई को पैरेलल, ये वाई को पैरेलल, ये जेड को पैरेलल। ये है हमारा दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे बहुत सारे सरफेसेस है। ठीक है, ये 3D में आपको इमेजिन करते आना चाहिए, ड्राइंग थोड़ा खराब है हमारा। तो वाई जेड प्लेन मतलब कैसे? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये सामने वाला जेड एक्सिस है। ठीक है, हमारे प्लेन ऐसे होंगे, खड़े होंगे। ठीक है, ये वाई एक्सिस को पैरेलल, ये जेड एक्सिस को पैरेलल, मतलब एक्स एक्सिस को क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये वाई जेड प्लेन है, ये जो एक प्लेन दूसरा प्लेन तीसरा प्लेन में साइड बाय साइड जो रखते जा रहा हूँ वो है वाई जेड प्लेन। तो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है? ये पहला प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, ऐसे से। हमको पहला पूछा है उन्होंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, तो ध्यान में रखना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थ्योरी क्वेश्चन है एक्चुअली। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा ध्यान रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस को हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। तभी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज मूव करने के लिए हमको कुछ काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि cos थीटा 90 हो जाता है। cos थीटा 90 मतलब थीटा 90 मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, cos थीटा 0 हो जाता है थीटा 90 की वजह से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वाई जेड को परपेंडिकुलर क्या होगा? इस प्लेन को, हमारा जो खड़ा प्लेन है इसको परपेंडिकुलर क्या होगा? ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस।
अभी पॉजिटिव की नेगेटिव पता नहीं, ऐसे भी हो सकती है ऐसे भी हो सकती है। तो ई बार को हम क्या लिखेंगे, ई आई, आई क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारा, आई क्या होता है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ई बार इज अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई जेड प्लेन को परपेंडिकुलर चाहिए। दूसरा पूछा है उन्होंने टॉर्क कितना रहेगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला बता होना चाहिए, टो बार इज इक्वल टू पी बार क्रॉस ई बार, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड जो है, अब ये डायपोल मोमेंट ऐसा है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ऐसी वर्टिकल, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसी हॉरिजॉन्टल। तो दोनों के बीच में एंगल है 90। इसको अगर फोड़ा आपने, क्रॉस प्रोडक्ट को जब फोड़ते हैं तो क्या होता है, पी साइन थीटा। साइन थीटा कितना है, साइन थीटा मतलब थीटा 90 है तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो फाइनल क्या रहेगा, पी इंटू ई। पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी होता है क्यू इंटू 2l इंटू ई। ई क्या होगा, प्लस भी हो सकता माइनस भी हो सकता, ठीक है। क्यू क्या है अपना, क्यू ई है। अभी क्यू मतलब दो चार्जेस का पोलैरिटी नहीं लेना, सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना, तो वो क्यू है। 2l मतलब अभी 2l इज इक्वल टू क्या है, 2b और इंटू ई। तो एक टॉर्क ऐसा भी हो सकता है, क्यू ये 2 आगे लेके आता हूं मैं, 2 क्यू बी ई भी हो सकता है, और -2 क्यू बी ई भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो टॉर्क है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमारा जो ई बार है वो ऐसा रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा, देखो हमारा जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन ऐसी है, और हमारी मान लो सबसे पहले ई बार की डायरेक्शन ऐसी है, और हम जा रहे हैं 2l से लेके ई तक, ठीक है। 2l से लेके जा रहे हैं हम ई तक। जब ऐसा जाएगा तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका जो आएगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो तीसरा वेक्टर आता है वो होता है इन दोनों को परपेंडिकुलर, और उसकी डायरेक्शन बताई जाती है राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो हम इससे इस यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो राइट हैंड लेंगे हम, ठीक है। राइट हैंड जब लेंगे तो फिंगर्स देखो कैसी मूव करेंगे मैं, ये से ऐसा, ठीक है, ऐसे ऐसा। पहला वेक्टर ये है, पहला वेक्टर है 2l और दूसरा वेक्टर है e। तो 2l अपर है और e है हमारी पॉजिटिव मान ले रहे हैं, तो ऐसा जाएगा। तो थंब किधर जाता है, थंब अंदर के साइड, थंब अंदर के साइड, अंदर के साइड वाला वेक्टर कौन सा है या फिर डायरेक्शन कौन सी है, तो नेगेटिव z एक्सिस। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ e इज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस देन हमारा जो टॉ है वो कौन सा होगा, अलोंग नेगेटिव z एक्सिस। और उसका उल्टा होगा, अगर हमने इधर ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पहला वेक्टर है हमारा 2l ऊपर, ये इधर, फिर से राइट है, हम क्या कर रहे हैं इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर 2l से लेके ई तक, थंब बाहर आता है। इसका मतलब क्या है, इफ ई बार इज अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, ई बार की डायरेक्शन अगर नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है तो हमारा p जो है वो टॉर्क जो है वो टॉर्क बाहर आएगा। बाहर मतलब क्या, टॉर्क की डायरेक्शन होगी हमारी पॉजिटिव z एक्सिस। ये भी बता सकते हैं। टॉर्क का मैग्नीट्यूड रहेगा ये, मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, क्यू बी डायरेक्शन प्लस या माइनस हो सकती है, मतलब अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस हो सकता है या नेगेटिव z एक्सिस हो सकता है। बस, तो फिर यही था आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं। दिया है 3 चार्जेस -q, +q एंड -q आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे इक्वल डिस्टेंस कैसे होगा तो बताते हैं। ये है पहला चार्ज, ये -q, दूसरा है +q और दूसरा है फिर से -q। इन दोनों का डिस्टेंस जितना है उतना ही है। मान लो ये r है, ये भी क्या है r, ठीक है। इतने हैं। आगे बोला है इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस इज 0, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा, देन व्हाट इज द रेशियो q अपॉन, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, हमको q अपॉन q को ढूंढना है। सही है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान में होना बहुत जरूरी है। चार्जेस है 3, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है 3 चार्जेस के लिए, हमने देखा है, डेडिकेटेड वीडियो है उस पर, आप जरूर देखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्लेलिस्ट में होगा। वो फाइनल फॉर्मूला बनता है
1/4πε0 बाहर निकल जाता है। 3 चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पहले ये 2 चार्ज R12, ठीक है, उसके बाद में 2 चार्ज ऑलरेडी आ गए, Q2 भी आ गया। अभी तीसरा चार्ज जब लाते हैं ना तो काम करना पड़ता है Q1 के अगेंस्ट भी प्लस और Q2 के अगेंस्ट भी, ठीक है, वो वीडियो ढंग से देखना। और ये उन्होंने देखे रखा है 0, ठीक है। देयरफॉर 1/4πε0, यहाँ पे Q1 ये है, Q2 ये है, Q3 ये है, Q1 है -Q, Q2 है +Q। R12 मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R प्लस Q1 ये है, Q3 ये है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q² हो जाएगा माइनस प्लस। R13 मतलब पहला चार्ज और तीसरे चार्ज इनके बीच का डिस्टेंस R प्लस R 2R प्लस Q2 Q3, ये क्या रहेगा, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस प्लस Q इंटू Q अपॉन R23 मतलब दूसरा चार्ज और तीसरे चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है R इज इक्वल टू 0। तो इसको उधर भेज देते हैं, 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा फिर देखो, -QQ अपॉन R प्लस Q² अपॉन 2R माइनस QQ अपॉन R इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको उधर भेज दिया मैंने, ठीक है। अभी देखो ये 2 है, -QQ अपॉन R माइनस QQ अपॉन R, ये 2 है, देयरफॉर Q² अपॉन 2R इज माइनस 2QQ अपॉन R, इन दोनों की सम कर दी मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो बस इसको उधर लेके जाता हूँ मैं, 2QQ अपॉन R इज इक्वल टू Q² अपॉन 2R, सही है। क्या हो जाएगा, एक Q कट है ना, उसके बाद में ये R कट, बचा क्या, देयरफॉर 2Q अपॉन कुछ नहीं 1 इज इक्वल टू Q/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 इंटू 2Q 4Q इज इक्वल टू Q इंटू 1 Q। हमको पूछा है Q/2, अगर ये नीचे आएगा तो ये उधर चल जाएगा, तो कैपिटल Q अपॉन Q, तो अब इधर का 4 नीचे चल गया 1/4, तो यही है हमारा रेशो आ जाएगा 1:4, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 4 का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए 0, नीचे इनके नोटेशंस मालूम होने चाहिए, प्रोडक्ट करा, नीचे डिस्टेंसेस लिख दे, इसको उधर भेज दिया, बाद में बीच में हम सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन 5 देखते हैं, दिया है a capacitor has some dielectric between its plates and capacitor is connected to DC source। theory question है, the battery is now disconnected and then dielectric is removed, state whether the capacitance, the energy stored in it, electric field, charge stored and voltage will increase, decrease or remain constant। चलो, कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक भी प्रेजेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when we insert a dielectric of dielectric constant K in between the plates, ये वाला फॉर्मूला हो जाता है। अभी उन्होंने क्या बोला, कुछ तो डीसी सोर्स दिया है, डीसी सोर्स का वोल्टेज मान लो V जितना है, तो इस कैपेसिटेंस को अगर हम कुछ सोर्स लगा देंगे तो उस कैपेसिटेंस पे चार्ज स्टोर हो जाएगा C इंटू V, ठीक है। अभी क्या करा, सोर्स हटा दिया, तो सोर्स हटाने की वजह से कैपेसिटर का जो चार्ज अभी दिया है उसको, वो चार्ज तो डिक्रीज नहीं होगा, वो कैपेसिटर अभी चार्ज हो चुका है, सोर्स हटा दो, कैपेसिटर पे जितना चार्ज दिया है उतना एज इट इज रहेगा। तो सोर्स या सप्लाई डिस्कनेक्ट करने की वजह से क्या चेंज नहीं होगा, क्यू मतलब चार्ज चेंज नहीं होगा, तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। एक बात ध्यान रखना, सोर्स ने क्या करा, उसकी एनर्जी कैपेसिटर को दे दी और वो कैपेसिटर ने खुद के अंदर वो एनर्जी स्टोर कर ली, किसके फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में। तो अभी सप्लाई निकाल दो, उसके अंदर का चार्ज जो स्टोर है वो स्टोर ही रहेगा, ठीक है। जब तक उसको कुछ हम दूसरा लोड नहीं लगाएंगे डिस्चार्ज करने के लिए तब तक। तो सप्लाई डिस्कनेक्ट करने के बाद चार्ज कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद में उन्होंने बोला है कि जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर दिया। तो हमको पता है डाइलेक्ट्रिक रिमूव करने पे C0 मतलब क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हट जाएगा फॉर्मूला में से, A/D इज इक्वल, मतलब क्या करा अपन ने, इसको C को किससे डिवाइड कर दिया, K से, इसको K से डिवाइड करो, F1A/D आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो डाइलेक्ट्रिक के साथ में जो कैपेसिटेंस हमको मिल रहा था
वो कैपेसिटेंस अभी k गुना कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। अगर 1 से ज़्यादा हम इधर नीचे डिवाइड कर देंगे तो हमको c से क्या मिलेगी वैल्यू, कम ही मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस डिक्रीजेस बाय फैक्टर k गुना कम हो जाएगा, k गुना कम हो जाएगा। मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, ठीक है, और पहले हमारा इस फॉर्मूला को यूज करके कैपेसिटेंस आ रहा था 4, तो अभी क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक जैसे ही हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हमारा 2 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, k था। सही है। ये कहाँ से आएगा, इसको k से डिवाइड करना, इसको k से डिवाइड करना मतलब इसको k से डिवाइड करना, तो वही बात है, k गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा, अगर कैपेसिटर कम हो गया, कैपेसिटेंस कम हो गया, लेकिन चार्ज तो उतना ही है, सोर्स ने काम करा है उस पर, चार्ज तो उतना ही है, तो C इज इक्वल टू होता है Q बाई V। ठीक है, अभी C कांस्टेंट है, अभी C मान लो कांस्टेंट है, ठीक है, तो C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V है। तो चार्ज कांस्टेंट है, Q इज इक्वल टू होता है फिर C इंटू V। चार्ज कांस्टेंट रखने के लिए अगर हमारा कैपेसिटेंस कम हो रहा है, कैपेसिटेंस अगर हमारा कम हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक निकाल देने की वजह से कम हो गया, तो उतने प्रोपोर्शन में वोल्टेज क्या होना पड़ेगा, उतने प्रोपोर्शन में पोटेंशियल बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, हमने पढ़ा है जब दो कंडक्टर प्लेट के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है, और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे मेन फील्ड को, एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करती है। फील्ड को जब अपोज करती है, ठीक है, तो फील्ड कम हो जाती है। ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक रहता है दो प्लेट्स के बीच में, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इंड्यूस्ड फील्ड बनती है वो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक हम निकाल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो कम करने वाला था डाइलेक्ट्रिक, वो डाइलेक्ट्रिक ही हमने निकाल दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी तो V भी बढ़ेगा, V भी बढ़ेगा। अभी V कितना गुना बढ़ेगा, तो हमको मालूम है Q1 इज इक्वल टू Q2, क्योंकि चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। पहला क्या था, Q1 इज इक्वल टू C1 V1। ठीक है, ये बोल देते हैं C1, इसको बोल देते हैं C1। ठीक है, इज इक्वल टू C0 V0। ठीक है, मतलब डाइलेक्ट्रिक हटाने के बाद कैपेसिटेंस हो जाएगा C0 और वोल्टेज हो जाएगा V0। तो C1 क्या हो गया हमारा, C1 अपॉन K है, C1 अपॉन K इंटू V0, और पहला C1 था, वोल्टेज पहला V1 था। अभी क्या है, ये दोनों कांस्टेंट रखने के लिए C1 तो कट हो गया, V1 इज इक्वल टू V0 अपॉन K, तो V0 अपॉन K, तो V0 कैसे आएगा, V1 इंटू K। अभी V1 मतलब क्या, V1 मतलब पहला वाला वोल्टेज जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट था, और V0 मतलब जब डाइलेक्ट्रिक हमने हटा दिया, तो डाइलेक्ट्रिक हटाने के बाद का जो पोटेंशियल है इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक जब था तब का पोटेंशियल इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक हटाने के बाद पोटेंशियल बढ़ जाएगा बाय फैक्टर K। ठीक है, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगी बाय फैक्टर K। अभी बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ Q इंटू V। पहले कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी जब डाइलेक्ट्रिक था वगैरह वगैरह सब था, डाइलेक्ट्रिक और सप्लाई हटाने के बाद चार्ज तो कुछ चेंज नहीं होगा, वोल्टेज ही चेंज हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी क्या रहेगी बात की, डाइलेक्ट्रिक हटाने के बाद की एनर्जी को बोल देते हैं U0। तो U0 क्या हो गया, U ढंग से क्यों नहीं निकल रहा, U0 हाफ, Q तो कांस्टेंट रहेगा। अभी V जो था डाइलेक्ट्रिक हटाने के बाद V क्या है, V0, डाइलेक्ट्रिक हटाने के बाद V क्या है, V0। पहले कितना था, V1 था। अभी क्या रहेगा, हाफ Q, V0 मतलब K टाइम्स V1 इज इक्वल टू K इंटू हाफ Q V1। तो ये हाफ Q V1 ये हमारी डाइलेक्ट्रिक जब था तब की एनर्जी। अभी K इंटू हाफ Q V1, तो हाफ Q V1 है डाइलेक्ट्रिक था तब की पोटेंशियल एनर्जी इंटू K। इसका मतलब क्या है, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा तब हमारी एनर्जी इससे कितना बढ़ जाएंगी, K गुना। मतलब जब डाइलेक्ट्रिक था तब पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी,
और जब डाइलेक्ट्रिक को हम हटा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी बाय फैक्टर के, बाय फैक्टर के। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हर एक चीज आपको मालूम होना चाहिए, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली डालने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ठीक है, उतना तो हमको मालूम है, लेकिन उसके बाद में ऐसा स्टेप बाय स्टेप हमें सोचना होगा। ऐसा सोचोगे तो आंसर धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। यही था, थ्योरी क्वेश्चन था। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड across the parallel and series combination of two capacitors C1 and C2। दो कैपेसिटर है C1 and C2। देखो इनको सीरीज में भी लगाएंगे, इसको पैरेलल में भी लगाएंगे। जब सीरीज में लगाएंगे तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा, पैरेलल में लगाएंगे तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा, वो पूछ रहे हैं, ठीक है। विद देयर कैपेसिटेंस इन द रेशियो C1:2 C2 देके रखा है 1:2। तो मैं क्या करता हूँ ना, C1 को अगर मैंने 1 माइक्रोफैरेड मान लिया तो C2 को मैं क्या मानूंगा 2 माइक्रोफैरेड, क्योंकि उनका रेशियो क्या है 1:2। ये अगर 1 है तो ये 2 है, तो मैंने क्या करा सेफ्टी से इसको 1 माइक्रोफैरेड मान लिया और इसको 2 माइक्रोफैरेड मान लिया, ठीक है। सो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द टू केसेस बिकम्स सेम। पहला जो कॉम्बिनेशन है ये वाला 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड, इस कॉम्बिनेशन को मैंने वोल्टेज लगाया V1, इसका एनर्जी। और दूसरा कॉम्बिनेशन है ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये है C1 1 माइक्रोफैरेड, ये है 2 माइक्रोफैरेड। इनको अक्रॉस में मैंने लगाया वोल्टेज V2। इसका एनर्जी टोटल और इसका एनर्जी टोटल दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो उसके लिए हमको V1 और V2 का भी रेशियो ढूंढना है क्या, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ढूंढना है, मतलब मुझे V1/V2 चाहिए, क्या होगा। चलिए यहाँ पे दोनों क्या है, सीरीज में है, तो इन दोनों को पहले हम क्या कर लेते हैं इक्विवेलेंट। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होगा, वीडियो में बताया मैंने C1 + C2, C1 C2 अपन C1 + C2। तो C इक्विवेलेंट निकाल लो, कितना आएगा 1 × 2 2 अपन 1 + 2 3 माइक्रोफैरेड आएगा। अभी इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस है 2/3 और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है V1। तो हमको मालूम है कि इसकी एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है एनर्जी = ½ CV²। तो ये पहला C1 ले लेते हैं, ठीक है, C इक्विवेलेंट ले लेते हैं और V1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ½ × C क्या है 2/3, C इक्विवेलेंट है 2/3 × V1 का स्क्वायर। ये आ गई हमारी पहली एनर्जी। अभी दूसरे के लिए निकालते हैं। यहाँ पे C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सिंपल, जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं कैपेसिटेंस तब दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देना। तो 1 + 2 = 3 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है V2, एनर्जी होती है ½ CV², है ना। तो C है C इक्विवेलेंट और V है V2 = ½ C इक्विवेलेंट है 3 और V2 का स्क्वायर। अभी उन्होंने क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी दोनों अरेंजमेंट में सेम है, मतलब U1 = U2। U1 ये रही ½ × 2/3 × V1² ये वाला ½ × 3 × V2²। हाफ दोनों साइड का कट, ठीक है, एक साइड बचा 2/3 V1² = 3 V2², है ना। हाफ दोनों साइड का कटा है, ठीक। तो 2V1² = 9V2², ये 3 इधर मल्टीप्लाई को चला गया, तो V1/V2 ब्रैकेट स्क्वायर कैसे, ये V1² है, ये V2² है, V2² को इधर लेके आना, ठीक है, ये उधर चला जाएगा 9/2। रूट डाल देते हैं, रूट डालने की वजह से क्या हो जाएगा, रूट डालने की वजह से आंसर हो जाएगा अपना V1/V2 = 3/√2। आंसर को एक बार चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों आंसर आएगा V1/V2 = 3/√2। एनर्जी सेम रखनी है, इधर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम हो रहा तो वोल्टेज को बढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो वोल्टेज कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर क्या है हमारा 3/√2 सही है, V1/V2।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -4q and +2q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स 2a, 0, 5a, 0। देखो मतलब एक्स एक्सिस पे ये सब कुछ, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। पहला बोला है उन्होंने 2a, 0 पे -4q, मान लो एक डिस्टेंस है 2a, 0, यहाँ पे है चार्ज आपका -4q। नेक्स्ट इज एंड +2q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स 5a, 0। ये जो है 2a, ठीक है, सॉरी 2q है और ये प्रेजेंट है 5a, 0 पे, दोनों एक्स एक्सिस पे, ठीक है। उसके बाद में है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4a विथ इट्स सेंटर एट ओरिजिन। मतलब एक स्फीयर है, उसका रेडियस है 4 है और उसका सेंटर है ओरिजिन पे, उसका सेंटर ओरिजिन पे है। तो यहाँ से 4a जितना डिस्टेंस गुना तो 2a अंदर आ जाएगा, 5a बाहर रह जाएगा। तो ये मैंने क्या निकाल दिया, इसका एक स्फीयर निकाल दिया, ठीक है, ये है स्फीयर। वो बाद में बोल रहे हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4a विद सेंटर। देखो अभी क्या है, ये गॉस लॉ पे बेस्ड है न्यूमेरिकल। एक क्लोज्ड स्फीयर है आपका, इसके अंदर एक चार्ज आ गया, बाहर एक चार्ज आ गया, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, देयर इज नो फ्लक्स, ठीक है, देयर इज नो फ्लक्स ऑन द surface due to charge outside the surface। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इस सरफेस पे फ्लक्स बनेगा, जो भी इस सरफेस से फ्लक्स पास होगा या जो बनेगा फ्लक्स, वो सिर्फ और सिर्फ इनर उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है, गॉस लॉ, उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, उस चार्ज की वजह से ही इस सरफेस पे क्या बन पाता है, फ्लक्स। तो ये 2q बना, बिल्कुल फ्लक्स बना नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसा बोल देंगे देयर इज नो फ्लक्स ड्यू टू क्या है, +2q चार्ज। ये चार्ज कोई भी फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इसको हटा दो, इसको सोचना नहीं। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा गॉस लॉ बोलता है। क्लास 11th में है गॉस लॉ आपको, ठीक है, उस पर बेस्ड है ये प्रॉब्लम। दूसरा, ओनली फ्लक्स इज ड्यू टू -4q चार्ज, ठीक है। तो गॉस लॉ बोलता है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। q मतलब टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस क्या है, तो q की जगह पे क्या दिया हमने, -4q, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन 0। बस यही है फ्लक्स, और कुछ नहीं, छोटा होगा, ठीक है। और अभी ये चार्ज माइनस है, चार्ज माइनस है, तो माइनस चार्ज पे क्या होती है, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आती है। तो ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स जो है, फ्लक्स इज इनवर्ड। कैसा है ये फ्लक्स, इनवर्ड है, बट नॉट रेडियल। अभी रेडियल क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे लाइंस तो आ रही है, फ्लक्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो तो आ रही है, लेकिन ये चार्ज सेंटर में नहीं। हाँ, अगर चार्ज सेंटर में रहता तो सारे तरफ से इक्वल डिस्टेंस से था, फील्ड्स आती थी। तो आ तो रही है इनवर्ड चार्ज की तरफ, लेकिन वो रेडियल नहीं। रेडियल मतलब ऐसा होता है, सेंटर पे कुछ होना चाहिए, या फिर जाए या फिर यहाँ पे आए, सेंटर पे आना चाहिए। ये पॉइंट सेंटर पे नहीं है, चार्ज सेंटर पे नहीं है, तो रेडियल है। हमको चलो खैर, हमको सिर्फ ये पूछा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा सिर्फ -4q वाला चार्ज ही बनाएगा, क्योंकि वो अकेला है उस सरफेस के अंदर, बाहर का चार्ज का कोई भी संबंध है नहीं, वो इस सरफेस पे फ्लक्स बना ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाती है, ये कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टिंग सरफेस के अंदर फील्ड लाइंस नहीं जाएगी, फील्ड लाइंस नहीं जाएगी तो ये इसका कुछ फ्लक्स पास ही नहीं होगा, लाइंस पास नहीं होगी मतलब फ्लक्स पास नहीं होगा। तो बाहर का चार्ज को हटा दो, जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा सिर्फ और सिर्फ हमारा अंदर का प्रोड्यूस करेगा, वो रहा उतना, ठीक है। थियरी था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, देखते हैं नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 300 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। एक कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैरेड, उसको हमने सप्लाई दे दिया है, ठीक है, कितना है 300 वोल्ट सप्लाई, ओके। नेक्स्ट बोला है उन्होंने इट इज देन डिस्कनेक्टेड, कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया, एंड अनदर अनचार्ज कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरेड का है वो, कनेक्ट कर दिया उसको,
हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेडिएशन। सिंपल है। देखो बाद में क्या करा है, इसको सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया और इस 6 माइक्रोफैरड के साथ में एक 3 माइक्रोफैरड का क्या लगा दिया हमने, कैपेसिटर। तो ऐसी प्रोसेस की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी हमारी लॉस हो जाएगी, हीट और इसके फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। तो ठीक है, हमको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बहुत सारा है, हाफ सी वी स्क्वायर, ये कैपेसिटर ही है ना, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, उसके बाद में हाफ क्यू इंटू वी। हम क्या करते हैं, पहले एनर्जी निकाल लेते हैं, बाद की एनर्जी निकाल लेंगे, सब ट्रैक कर देंगे, मिल जाएगा कितनी एनर्जी लॉस हो रही है। चलो पहला सी है 6 माइक्रोफैरड, वी है 300 वोल्ट, ठीक है। अभी चार्ज भी निकाल लेते हैं, इसके लिए जरूरत तो है नहीं, लेकिन चार्ज भी निकाल लेते हैं, बाद में लगेगा उसके लिए। Q इज इक्वल टू होता है सी, सी क्या है 6 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि माइक्रो है, इंटू 300, ठीक है। 6 3 18 10⁻⁴ जूल, ओ सॉरी चार्ज है कूलम। 3 के 2 जीरो और -6 और 2 जीरो एक दूसरे को कट करके -4 बचेगा, 6 3 18। एनर्जी क्या होगी पहले वाली, हाफ क्यू इंटू वी, ठीक है, हाफ क्यू इंटू वी, वो फॉर्मूला, हाँ क्यू क्या है 18 इंटू 10⁻⁴, वी क्या है 300, तो सिंपल 9 इंटू 300 इंटू 10⁻⁴, 9 से 27, ये 2 जीरो और इसका क्या हो जाएगा 10⁻² जूल, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस है, ठीक है, पहली वाली। अभी दूसरी में क्या होगा, देखो ये 300 वोल्ट को मैंने हटा दिया, उसकी जगह पे लगा दिया 3 माइक्रोफैरड। अभी क्या होगा, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और इसको चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। ये सोर्स डिस्चार्ज करने की वजह से, अभी हमने पहले देखा कि सोर्स डिस्चार्ज करने की वजह से इसके ऊपर का चार्ज नहीं घटने वाला, ठीक है, क्योंकि इसने इसको चार्ज कर दिया है, जितना वोल्टेज तक चार्ज किया था उतना कर दिया, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो चार्ज कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों, अब ये दोनों कैपेसिटेंस जो है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हमने निकाल लिया तो उसके बाद में क्या करेंगे, क्यू तो मालूम है, चार्ज कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखो ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, पैरेलल में अगर हुए तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस 6 + 3 = 9 माइक्रोफैरड, ठीक है। चार्ज क्या है अपना, कांस्टेंट है जितना 18 इंटू 10⁻⁴, सही है, कूलम। फॉर्मूला एनर्जी इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ क्यू स्क्वायर मतलब 18 इंटू 18, ठीक है, 18 इंटू 18 स्क्वायर है 10⁻⁸ अपॉन सी, सी कितना है 9 माइक्रोफैरड मतलब 10⁻⁶। दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है, याद रखना है हमको कि बाद का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा था, ये 6 माइक्रोफैरड था, बाकी की चीजें याद रखो आप, ये 3 माइक्रोफैरड था, ठीक है, ये बाद का कॉम्बिनेशन था। पहले हमारा चार्ज कितना है 18 इंटू 10⁻⁴ कूलम, ठीक है, इतना था चार्ज। अभी ये नया जो कॉम्बिनेशन है, जो वोल्टेज हटा दिया हमने और ये वाला कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, तो अभी इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। सिंपल होता है, इसमें पैरेलल में 6 + 3 9 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो अभी इस अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, उसके बाद में हम क्या करते हैं, एनर्जी निकालते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, U = हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, क्यू भी है सी भी है, चलो हाफ 18 इंटू 18 क्योंकि उसका स्क्वायर है, और 10⁻⁴ का 10⁻⁸ अपॉन सी 9 माइक्रोफैरड मतलब 9 इंटू 10⁻⁶ फैरड, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये 9 इंटू 2, ठीक है, क्या हो जाएगा हाफ, ये 9 इंटू 2 18 होता है, तो 2 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻, अभी देखना ये -6 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा पावर, तो -8 + 6 -2, तो ये क्या जाएगा 2 2 कर 18 इंटू 10⁻² जूल। ये है दूसरी एनर्जी, उसको पहले बोल देते थे। तो लॉस कैसे निकालेंगे, तो U1 - U2, क्योंकि पहले ज्यादा थी, कितनी थी 27 इंटू 10⁻² माइनस, अभी कितनी है 18 इंटू 10⁻², तो 10⁻² कॉमन, 27 - 18
कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻² जूल। ठीक है, ये है लॉस। तो बस दोस्तों इस तरह से लॉस निकालना था। ये था क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। दिया है 125 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स, छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉप्स है 125 ड्रॉप्स, छोटे छोटे। ठीक है, ईच कैरी है चार्ज ऑफ 0.5 माइक्रोकूलम। एक ड्रॉप का जो चार्ज है, एक ड्रॉप का जो चार्ज है वो है 0.5 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एंड ईच ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर, मतलब 0.1 मीटर है तो रेडियस क्या होगा 0.1/2, तो 0.05 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखता हूँ 5 इंटू 10⁻² मीटर। छोटे छोटे ड्रॉप की रेडियस है। वो मिक्स होके एक बिगर ड्रॉप बना रहे हैं और कैलकुलेट पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बिगर ड्रॉप। ओके, पोटेंशियल का फॉर्मूला है Q/4π/0 r। छोटा r जो है मैंने इसकी रेडियस के लिए मान लिया, छोटे छोटे ड्रॉप का। जो हमारा बिगर ड्रॉप बनेगा उसके सरफेस पे हमको r क्या लेना पड़ेगा, कैपिटल R। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। Q मतलब टोटल चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, Q इज इक्वल टू, इसको Q बोलता हूं मैं। ठीक है, तो देखो 125 ड्रॉप्स है और एक ड्रॉप पे कितना चार्ज है, एक ड्रॉप पे इतना चार्ज है 0.5 इंटू 10⁻⁶, तो ये हो जाएगा बस इतना कूलम। इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, इतना चार्ज हो जाएगा। अभी हमारी ड्यूटी बनती है कैपिटल R को निकालना, तो उसके लिए सोचना होगा क्या हो रहा है, छोटे छोटे ड्रॉप मिलके बड़ा बना रहे हैं, मतलब छोटे छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम इज इक्वल टू बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम। ठीक है, छोटे छोटे मिलेंगे उनका टोटल वॉल्यूम, वही हमारा क्या होगा बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम। तो छोटे छोटे ड्रॉप है 125 और स्फेरिकल ड्रॉप होते हैं, रेडियस स्मॉल है उनकी, और हमारा जो बड़ा ड्रॉप बनेगा उसका वॉल्यूम होगा ये वाला। बस 125 r³ इज इक्वल टू r³ 4/3 कट, इसको ढंग से लिखता हूँ 5r का क्यूब, क्योंकि 125 होता है 5 का क्यूब r, तो कैपिटल R हो जाएगा 5 इंटू r, दोनों साइड पे क्यूब रूट, तो r इज इक्वल टू 5 इंटू ये r क्या है 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻² मीटर। बस कैपिटल R मिल गया, सब हो गया। v इज इक्वल टू Q/4πε0 r है, Q की वैल्यू टोटल चार्ज ये रहा। ठीक है, उससे पहले 1/4πε0 9 इंटू 10⁻⁹ Q 125 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन r डालना है 25 इंटू 10⁻², निकालते बैठेंगे 25 5। ठीक है, उसके बाद में कुछ है ये 10⁻² ऊपर जाएगा, 10⁻² ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -4 प्लस 9 प्लस 5, तो 9 इंटू 5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻² प्लस 5, 9 5 0.5 और ये पावर का माइनस 45 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁵, ये हो जाएगा 45 का आधा, मतलब 22.5 इंटू 10⁻⁵, या 2.25 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। डेसिमल इधर लेंगे तो एक पावर बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज 9 का आंसर आ गया। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर देखते हैं 10th वाला। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं, सिंपल है। अ डायपोल मोमेंट ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट देके रखा है P इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम, और ऐसे अ सैंपल ऑफ वाटर कंटेन्स 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। ये एक मॉलिक्यूल का है, तो टोटल डायपोल मोमेंट क्या आएगा, टोटल डायपोल मोमेंट ये P बोल देता हूँ, एक का कितना है 6.3 इंटू 10⁻⁻30, ऐसे कितने हैं 10⁻21, तो 6.3 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा हमारा P। इस डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने उनको रोटेट कर दिया, अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 2.5 इंटू 10⁻⁵, 2.5 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। उन्होंने बोला है कि टॉर्क कितना लगेगा, सॉरी वर्क डन कितना रहेगा, उसको θ1 0 डिग्री सेल्सियस से θ2 कहाँ तक, θ2 है 90 डिग्री तक रोटेट करने में वर्क डन कितना। देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है
वर्क डन इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। पी मतलब पूरा 6.3 इंटू 10⁻⁹ ई 2.5 इंटू 10⁵ ठीक है। और कॉस थीटा 1 0 मतलब कॉस 0 1 माइनस कॉस थीटा 2 90 कॉस 90 0 ठीक है। तो बस कुछ नहीं, ये तो 1 है, सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन है 6.3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁹ प्लस 5 माइनस 4। ये करो 63 इंटू 25 25 3 जा 75 5 7 25 6 जा 155 157 5 इंटू 10⁻⁴ 8 0 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 15.75 1.575 इंटू 10⁻³ वर्क डन है जो। तो इतना काम हमको करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम आ गए हैं। सिर्फ 3 क्वेश्चन अभी बचेंगे, वो भी कर देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।